नगर निगम चुनाव, हमारी चुनावी यात्रा जारी है और इस यात्रा में हम लोग पहुंच चुके हैं वर्तमान समय में 24 वार्ड रमगढ़, जहां आज जो है कि हम जनता से ही बात करते करते जो है कि हमारी मुलाकात होने जा रही है रविशंकर पटेल जी से, ये जो कि वर्तमान समय में हृदयपुर के ग्राम प्रधान हैं और इस समय भी ये कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं। जबकि ये नगर निगम में शामिल होने के बाद यहाँ पर जो है कि खाता सीज होने के बाद भी कार्यवाहक के रूप में उनको ये पद दिया गया है, अभी काम कर रहे हैं। जानेंगे हम रविशंकर जी से इसमें वर्तमान समय में क्या क्या समस्याएं अभी भी जो है कि उनके वार्ड में रह गई हैं और किन किन मुद्दों को लेकर के ये अपने पूरे वार्ड में काम करने जा रहे हैं। तो रविशंकर जी से एक एक चीज़ हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या हाल है उनके वार्ड का और क्या मुद्दा बना करके वो चुनाव लड़ेंगे, जनता उस पर उनसे भरोसा करेगी कि नहीं करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चुनावी मुद्दा अभी गर्म चल रहा है और उसको लेकर के हम उनसे बहुत सारी चर्चाएं करने वाली हैं, सामाजिक स्तर से लेकर के राजनीतिक स्तर तक। तो मिलते हैं विजय शंकर। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, ठीक। सबसे पहले मैं आपको जो है कि बधाई दूंगा कि आप लोग ग्राम पंचायत से नगर में आ चुके हैं और नगरीय जीवन जो है कि जीने के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। लगभग 58 साल आपकी उम्र हो चुकी है और प्रधानी के क्षेत्र में भी अपने 5 साल 7 साल काम कर चुके हैं। तो आपको काफ़ी अनुभव हो चुका है इस क्षेत्र में कि जनता के बीच में कैसे सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी उठना है, बैठना है। तो आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव को लेकर के आपके जनता से क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो पत्रकार भाई आपका नमस्कार, वंदन, हार्दिक शुभकामना मेरे तरफ से। मैं ग्राम प्रधान रविशंकर पटेल हृदयपुर से हूँ। अब अपने कार्यकाल में मैंने जो कुछ किया वो अपने चिड़ईगांव ब्लॉक में नंबर 1 कार्य किया। अब मेरे सराहना को समझते हुए हमारे यहाँ के जिलाधिकारी 5 बार हमें प्रशस्ति पत्र दिए स्वच्छता के दृष्टि से और हमारे कार्यकाल पर देखो करके कार्यशैली देखते रहो। सबसे पहले हमारे यहाँ 5 देश के विदेशी पर्यटक आए गांव को देखने के लिए। हमारे ब्लॉक में बीडीओ और एडीओ पंचायत ने हमारा ग्राम चुना कि सबसे सुंदर गांव हृदयपुर है। मैंने ऐसा कार्य किया था कि शौचालय से लेकर खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, सीवर, नलकूप, आरओ प्लांट, तालाब की सुंदरीकरण, सारी व्यवस्था जितनी हम लोगों को पैसा आया वो सबसे मैंने काम करवाया। प्रधान जी, जैसा कि आपने कहा आपके गांव को जिलाधिकारी और तमाम अधिकारियों ने जो है कि सराहना किया, लेकिन अब बात जो है कि यहाँ पर एक गांव में नहीं है, ये पार्षदी का चुनाव होने जा रहा है, एक गांव की बात नहीं होगी। यहाँ पर लगभग जो है कि ये मान के चलिए कि आपके साथ 8 गाँव और जुड़ गए हैं, एक 9 गाँव आपका हो जाएगा। तो इस अवस्था में क्या आप 9 गाँव की जिम्मेदारी आप संभाल पाएंगे या जनता को जो है कि निराश होना पड़ेगा? देखिए, हमारे अंदर एक समाज सेवी का भावना आज से 10 साल पहले से जुड़ा है। मैंने जिस तरह से अपने गांव में, अपने अगल बगल के गांव में समाज सेवा किया, समाज सेवा में मैं गरीबों का और किसी के घर शादी ब्याह पड़ जा रहा है जो गरीबी अवस्था में, उनके लिए मैं हमेशा मदद करता रहा। अब वो मदद मैंने किया और उस मदद के जरिए आज हमारा प्रधानीय काल में एक हमारे गांव के अगल बगल जितने भी गांव हैं, हर गांव में हम चर्चित हो गए और कुछ अपने गांव के विकास में ऐसा काम किए कि उससे चर्चित हो गए। अब ये सब विकास और ईमानदारी हमारे और मेरे कैपेसिटी जो है कि गरीबों का जो मैं सेवा करता हूँ, जैसे कोरोना काल में शादी ब्याह पड़ गया, किसी का गरीब के घर किसी का मृत्यु हो गया, वहाँ पर मैंने जा कर के
बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उन लोगों को कुछ क्रियाक्रम करने के लिए मैंने सहयोग देता रहता हूँ। प्रधान जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 9 गांव जो आपसे जुड़े हुए हैं, इनका दायित्व आप संभाल पाएंगे या जनता को निराश होना पड़ेगा? नहीं, इसका दायित्व तो मैं संभाल लूँगा। मैंने जो भी अपने प्रधानी काल में किया हूँ उसकी अनुभव मुझे है। सरकार से कैसे जो धन मिलता है और कैसे खर्च किया जाता है, उस तरीके से मैंने 9 गांव में कार्य करूँगा। जनता को 9 गांव के अलावा जनता को सरकारी जो फंड आते हैं वो तो आप खर्च करेंगे, लेकिन जनता को उम्मीद होती है कि प्रधान जी जो है कि अपने जेब से नहीं, बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे सांसदीय होता है जी, मुख्यमंत्री होता है, उसके बाद आपका विधायकी कोटा होता है, उसके बाद ब्लॉक प्रमुखी कोटा, तमाम प्रकार के कोटों से भी विकास होता है गाँव का। क्योंकि जितने भी आपको बता दें कि जितने भी शुरू से लेकर ऊपर तक जितने भी पद आते हैं, जितने भी लोग का निर्वाचन होता है, विकास करने के लिए गांव के लिए ही उनके पास फंड होता है जी। तो ऐसे में अदर कोटे से भी आप से पैसा ला करके अपने क्षेत्र का विकास करेंगे? जी, मैं अदर कोटे से भी लोग जा करके सांसद किए हैं, विधायक किए हैं, हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय मंत्री हैं इन लोगों की हैं, जा करके मेलसी किए हैं, हर लोगों के यहाँ से परिचय मेरा है। मैं उन लोगों से कह करके अपने क्षेत्र का विकास करूंगा और जो कोटे में हमारे रहेगा उससे तो विकास होगा। प्रधान जी, चूँकि आप पूर्व में प्रधान, अभी भी प्रधान है और उसके पहले 5 साल का कार्य आप कर चुके हैं। गाँव की जनता हो चाहे शहर की जनता, उन लोगों को सबसे मूलभूत चीज़ें आज राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है। आज भी जो है कि बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं बना है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सारी व्यवस्था होते हुए भी राशन कार्ड के लिए वो मारामारी करते हैं और किसी न किसी तरह से वो राशन कार्ड ले लेते हैं। 2 पक्ष हो गया आपका, एक तो जो वास्तव में हकदार है उसके पास नहीं है, और जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उनके पास भी राशन कार्ड है। तो और तीसरा क्वेश्चन इसी में आपका ये रहेगा कि जो कोटेदार होते हैं 1 यूनिट 2 यूनिट कब ही गरीबों को पहुँचाते हैं। ऐसी अवस्था में 9 गाँव का जो दायित्व होगा आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जी, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। पहली बात कि हमारे यहाँ लगभग 300 कार्ड बने थे पहले, अब उसमें फिर हमारे यहाँ लोग कहे कि नहीं, करीब 25 कार्ड और बढ़ाना है, हम लोगों का कार्ड नहीं बन रहा है। मैंने उसमें क्या किया कि अपने यहाँ जो 25-30 नौकरी करने वाले थे उन लोगों का कार्ड मैंने कटवा दिया, और उन कटवा करके मैंने 25-30 गरीबों का कार्ड बनवा दिया, जिससे हमारा गांव संतुष्ट हो गया। इसी तरह से मैं अन्य 8 गांव में भी अभी बहुत से लोग जो धनी हैं, गाड़ी जिसके पास है और जो नौकरी भी कर रहे हैं, उनको भी राशन कार्ड अभी चल रहा है। उन 8 गाँवों का मैंने ये तबके के जो नौकरी पेशे वाले हैं, 4 पहिया गाड़ी वाले हैं, उन लोगों का मैं राशन कार्ड कटवा करके मैं गरीबों का उसमें एडजस्ट कर दूंगा। इस तरह से मैं जैसे अपने गांव में किया वैसे अन्य गांव में कर दूंगा, क्योंकि ये सरकार की नियम है कि जिसके पास 4 पहिए गाड़ी है और मोटरसाइकिल वगैरह अधिक संपत्ति है उसके लिए राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं। प्रधान जी, गांव में जो है कि पहले छप्पर हुआ करते थे, लोग प्रताप करते थे, किसी तरह उनको एक आवाज़ मिली जी। आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बहुत सारे आवास का व्यवस्था जो है कि लोगों तक पहुँच रहा है, लेकिन आज तक वास्तव में देखा जाए तो उन लोगों तक ये व्यवस्था नहीं पहुँच पाई जो वास्तव में उसके हकदार है जी। तो 9 गाँव में जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास सारी व्यवस्था होते हुए जो है कि 1.5 लाख के 1 लाख रुपए के लिए जो है कि अपना वजूद बेच रहे हैं, गरीबों तक उनका हक नहीं पहुँचने दे रहे हैं जी। तो ऐसी अवस्था आपकी ग्राम पंचायत या क्षेत्र में बड़ी हुई है जी। अब देखिए, मैं अपने हृदयपुर गाँव की स्थिति बता रहा हूँ। हमारे कार्यकाल में केवल 8 आवास लिस्टेड था और वो 8 आवास मैंने बनवा दिए, दे भी दिया, 1 पैसा कहीं किसी का लगा नहीं उसमें। मेरी ये सोच है कि जब 8 गांव का मैं सभासद बन जाऊंगा तो किसी से 1 पैसा लगेगा नहीं, अधिकारियों के से लड़ झगड़ उसको जो पात्र है
उन पात्रों को मैं आवास मुहैया कराने का कष्ट करूँगा। प्रधान जी, आज हर ग्राम पंचायत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल बनवाए गए हैं ताकि गरीब तबके के लोग चाहे अमीर तबके के लोग जाकर के उससे मिडिल फैमिली हो कोई भी जाकर के शिक्षा ले, निःशुल्क शिक्षा ले और उनको खाने पीने के लिए मिड डे मील भी चलाया जाता है, सारा व्यवस्था दिया जाता है। लेकिन तब भी स्कूलों का विकास जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर नहीं हो पाता है। वहाँ के अध्यापक होते हैं वो अपने सिर्फ ये समझ में उनको आता है कि हमें 10 बजे पहुँचना है और 4 बजे तक घंटे किसी तरह हमें टाइम पास करके अपने घर पहुँच जाना है। कोई भी अध्यापक का बच्चा जो है तो विद्यालय में उनके लड़के नहीं पढ़ रहे। लेकिन और वहीं पर देखा जाता है तो मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो अनियमित चलती है। उस खाने को खाने लायक बच्चों को ऐसे बच्चों को मशरूम खिलाया जाता है, अगर हम आप बैठ करके खाना चाहें तो नहीं खा पाएंगे। तो ये अव्यवस्था जो फैली हुई है आपके क्षेत्र में या नहीं फैली हुई, तो उसके लिए आपका निवारण क्या होगा? देखिए, मैं तो अपने ग्राम का प्रधान हूँ। पहले तो मैं अपने ग्राम को जानूंगा। मैं अपने ग्राम में जो दूध का था, जितना उसका रेशियो था, हफ्ते में दूध दिया जाता था, बच्चों को फल दिया जाता था, भोजन जो जो नियमावली के अनुसार था वो भोजन दिया जाता था। पहले हमारे यहाँ मैं जाता था तो वहाँ पर पहले अपने यहाँ जो शिक्षक हैं वो लोग पहले टेस्ट करते थे, खाते थे। मैं भी वो खाना खाया, खा करके तब बच्चों को दिया जाता है। अब रह गया कि हमेशा तो मैं जा नहीं पाता था स्कूल पर, लेकिन खाना के लिए हमारे यहाँ से कोई प्रकार की शिकायत नहीं मिली। हर चीज़ उपलब्ध हो जाती थी और सुंदर स्कूल भी अच्छा है हमारे यहाँ, टीचर भी अच्छे हैं, PhD भी करके हमारे यहाँ टीचर हैं। लेकिन मैं जिस तरह से अपने कार्यकाल में अपने स्कूल पर सिस्टम देखा हूँ और बनाया हूँ, उसी तरह से अगर मैं सभासद बन गया तो मैं 8 गांव में वही उसी तरह से। प्रधान जी, गांव में जो है कि पहले छप्पर हुआ करते थे, लोग प्रसाद करते थे, किसी तरह को एक आवास मिली जी। आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बहुत सारे आवास का व्यवस्था जो है कि लोगों तक पहुँच रहा है। लेकिन आज तक वास्तव में देखा जाए तो उन लोगों तक ये व्यवस्था नहीं पहुँच पाई जो वास्तव में उसके हकदार है। जी। तो 9 गाँव में जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास सारी व्यवस्था हो गई है, जो है कि 1.5 लाख के 1 लाख रुपए के लिए जो है कि अपना वजूद बेच रहे हैं, गरीबों तक उनका हक नहीं पहुँचने दे रहे हैं। जी। तो ऐसी अवस्था आपकी ग्राम पंचायत या क्षेत्र में बनी हुई है? जी, अब देखिए, मैं अपने हृदयपुर गांव की स्थिति बता रहा हूँ। हमारे कार्यकाल में केवल 8 आवास लिस्टेड था और वो 8 आवास मैंने बनवा दिए, दे भी दिया। 1 पैसा कहीं किसी का लगा नहीं उसमें। मेरी ये सोच है कि जब 8 गांव का मैं सभासद बन जाऊंगा तो किसी से 1 पैसा लगेगा नहीं। अधिकारियों के से लड़ झगड़ उसको जो पात्र हैं उन पात्रों को मैं आवास मुहैया कराने का कष्ट करूँगा। प्रधान जी, आज हर ग्राम पंचायत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल बनवाए गए हैं ताकि गरीब तबके के लोग चाहे अमीर तबके के लोग जाकर के उससे मिडिल फैमिली हो कोई भी जाकर के शिक्षा ले, निःशुल्क शिक्षा ले और उनको खाने पीने के लिए मिड डे मील भी चलाया जाता है, सारा व्यवस्था दिया जाता है। लेकिन तब भी स्कूलों का विकास जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर नहीं हो पाता है। वहाँ के अध्यापक होते हैं वो अपने सिर्फ ये समझ में उनको आता है कि हमें 10 बजे पहुँचना है और 4 बजे तक घंटे किसी तरह हमें टाइम पास करके अपने घर पहुँच जाना है। कोई भी अध्यापक का बच्चा जो है तो विद्यालय में उनके लड़के नहीं पढ़ रहे। लेकिन और वहीं पर देखा जाता है तो मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो अनियमित चलती है। उस खाने को खाने लायक बच्चों को ऐसे बच्चों को मशरूम खिलाया जाता है, अगर हम आप बैठ करके खाना चाहें तो नहीं खा पाएंगे। तो ये अव्यवस्था जो फैली हुई है आपके क्षेत्र में या नहीं फैली हुई, तो उसके लिए आपका निवारण क्या होगा? देखिए, मैं तो अपने ग्राम का प्रधान हूँ। पहले तो मैं अपने ग्राम को जानूंगा। मैं अपने ग्राम में जो दूध का था, जितना उसका रेशियो था, हफ्ते में दूध दिया जाता था, बच्चों को फल दिया जाता था, भोजन जो जो नियमावली के अनुसार था वो भोजन दिया जाता था। पहले हमारे यहाँ मैं जाता था तो वहाँ पर पहले अपने यहाँ जो शिक्षक हैं वो लोग पहले टेस्ट करते थे, खाते थे। मैं भी वो खाना खाया,
खा करके तब बच्चों को दिया जाता है। अब रह गया कि हमेशा तो मैं जा नहीं पाता था स्कूल पर, लेकिन खाना के लिए हमारे यहाँ से कोई प्रकार की शिकवा शिकायत नहीं मिली। हर चीज़ उपलब्ध हो जाती थी और सुंदर स्कूल भी अच्छा है हमारे यहाँ, टीचर भी अच्छे हैं, PhD भी करके हमारे यहाँ टीचर हैं। लेकिन मैं जिस तरह से अपने कार्यकाल में अपने स्कूल पर सिस्टम देखा हूँ और बनाया हूँ, उसी तरह से अगर मैं सभासद बन गया तो मैं 8 गांव में वही उसी तरह से। प्रधान जी, आज हर ग्राम पंचायत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल बनवाए गए हैं ताकि गरीब तबके के लोग चाहे अमीर तबके के लोग जाकर के उससे मिडिल फैमिली हो कोई भी जाकर के शिक्षा ले, निःशुल्क शिक्षा ले और उनको खाने पीने के लिए मिड डे मील भी चलाया जाता है, सारा व्यवस्था दिया जाता है। लेकिन तब भी स्कूलों का विकास जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर नहीं हो पाता है। वहाँ के अध्यापक होते हैं वो अपने सिर्फ ये समझ में उनको आता है कि हमें 10 बजे पहुँचना है और 4 बजे तक घंटे किसी तरह हमें टाइम पास करके अपने घर पहुँच जाना है। कोई भी अध्यापक का बच्चा जो है तो विद्यालय में उनके लड़के नहीं पढ़ रहे। लेकिन और वहीं पर देखा जाता है तो मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो अनियमित चलती है। उस खाने को खाने लायक बच्चों को, ऐसे बच्चों को मासूमों को खिलाया जाता है, अगर हम आप बैठ करके खाना चाहें तो नहीं खा पाएंगे। तो ये अव्यवस्था जो फैली हुई है आपके क्षेत्र में या नहीं फैली हुई, तो उसके लिए आपका निवारण क्या होगा? देखिए, मैं तो अपने ग्राम का प्रधान हूँ। पहले तो मैं अपने ग्राम को जानूंगा। मैं अपने ग्राम में जो दूध का था, जितना उसका रेशियो था, हफ्ते में दूध दिया जाता था, बच्चों को फल दिया जाता था, भोजन जो जो नियमावली के अनुसार था वो भोजन दिया जाता था। पहले हमारे यहाँ मैं जाता था तो वहाँ पर पहले अपने यहाँ जो शिक्षक हैं वो लोग पहले टेस्ट करते थे, खाते थे। मैं भी वो खाना खाया, खा करके तब बच्चों को दिया जाता है। अब रह गया कि हमेशा तो मैं जा नहीं पाता था स्कूल पर, लेकिन खाना के लिए हमारे यहाँ से कोई प्रकार की शिकवा शिकायत नहीं मिली। हर चीज़ उपलब्ध हो जाती थी और सुंदर स्कूल भी अच्छा है हमारे यहाँ, टीचर भी अच्छे हैं, PhD भी करके हमारे यहाँ टीचर हैं। लेकिन मैं जिस तरह से अपने कार्यकाल में अपने स्कूल पर सिस्टम देखा हूँ और बनाया हूँ, उसी तरह से अगर मैं सभासद बन गया तो मैं 8 गांव में वही उसी तरह से। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर ग्राम पंचायत में शौचालय बनाए गए ताकि लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े, शौचालय में शौच करें ताकि आपका गांव बीमारी मुक्त रहे और लोगों को जो है कि तमाम जो कठिनाइयाँ होती हैं जैसे महिलाओं को। लेकिन आज बहुत सारे ग्राम पंचायतों में देखा जाए तो कि ये व्यवस्था नहीं हो पाई है। जो पात्र लोग हैं उन लोगों पास भी ऐसी व्यवस्था अभी तक कुछ लोग थोड़ी, हमें लगता है कि हर गांव में लगभग 15% लोगों के पास ये व्यवस्था अभी भी नहीं है। क्या ऐसी व्यवस्था आपके भी क्षेत्र में तो है? नहीं, हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ जो शौचालय बनाने योग्य थे वो लोग तो अपना करीब 25% 30% अपने घर में पहले से उपलब्ध कर लिए थे, बनवा करके। अब रह गई 65-70% जो बाकी रह गए थे, उन लोगों के लिए मैंने 250 शौचालय हमारे यहाँ मिला। मैंने 250 शौचालय हर घर में बनवा दिया। हमारे यहाँ सभी लोग अपने शौचालय में शौच करते हैं। बनारस जिले में सबसे पहले हमारा वो DF गाँव निकला, शौचालय से परिपूर्ण हो गया। जबकि उस समय बालू आनंद किरण DM जी थे, सफ़ेद बालू का खनन बंद कर दिया गया था। मैंने लाल बालू मंगवा करके शौचालय बनवाया। उस समय 12,000 में शौचालय नहीं तैयार हो रहा था, फिर भी अपने पास से कुछ लगाकर मैंने 250 शौचालय बनवा दिया और आज उसकी ऑनलाइन रिकॉर्ड है। मैं गांव में रिकॉर्ड निकाल करके लोगों के सामने रख दिया कि ये देख लीजिए कि कहीं किसी का गलत शौचालय नहीं न बनाया, या तो मैं किसी का गलती से मैंने इसमें कोई गड़बड़ी नहीं न किया है। आप 250 की जगह कहीं भी उंगली रख कर देखेंगे, पता लगाइए कि उसका शौचालय बना है कि नहीं। इसलिए मैं हमेशा जो भी कार्य किया अपने ब्लॉक में, अपने गांव सभा में ईमानदारी से, निष्ठा से, सच्चाई से किया।
और मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरा कोई काम गलत नहीं था, न तो कोई गड्ढा पकड़ने वाला था, न तो कोई शिकायत मिली। मैंने हर काम पारदर्शी। बहुत सारे कैंडिडेट आपके क्षेत्र में सकारात्मक वोटिंग के अंदर प्रचार कर रहे हैं, तो हमने कई पार्टियों के बैनर भी देखे, जैसे सपा के भी देखे और आपके वो पीला रंग के भाजपा उसके भी देखे, आपके भाजपा से भी कई लोग जो है उम्मीदवार जता रहे हैं, लेकिन आपका बैनर जो है कि सिर्फ साधा था। तो क्या आपको किसी पार्टी से टिकट समर्थन नहीं मिल रहा है या आप सिर्फ जो है निर्दल आना चाह रहे हैं? ये ऐसा है कि मैंने किसी पार्टी में व्यक्तिगत बंधन होकर के कोई काम नहीं किया। मैंने समाज सेवी हूँ, समाज का सेवा किया हूँ और अधिक से अधिक मुझे लगाव बीजेपी से है। मैंने आज से 10 साल पहले से बीजेपी के लिए सेवा कर रहा हूँ। जब जब चुनाव आता है तो बीजेपी का सेवा करता हूँ, वोट भी लगता हूँ। इसके बाद अब हमारे अंदर इतना मैं काम किया हूँ कि जनता मुझे खुद ही जानती है, नौ गांव में जनता जान रही है कि प्रधान जी किस व्यवहार पे है, इनके अंदर कितना दम है। मैंने अपने यहाँ प्रधानी का जब चुनाव लड़ा तो मैंने चुनाव लड़ने की कोई स्थिति में नहीं था, लेकिन गांव की जनता हमें जबरदस्ती चुनाव लड़ाई। 1700 हमारे यहाँ वोटर थे, जिसमें 1600 वोट पड़े, हमको 1200 वोट मिला, पूर्व प्रधान को 400 वोट मिला। तो इससे साबित होता है कि जनता मुझे चाहती है। आज वही चीज मैंने इस तरह से 5-7 साल गुजारा, काम किया और उसी चीज को ले करके हमारे 8 गांव में ये चर्चा का विषय बना है कि नहीं, प्रधान जी में कुछ दम है, क्योंकि वो 1200 में 1600 वोट में 1200 वोट जब पा गए, तो इसी तरह से हमको लोग प्रसन्न कर रहे हैं और लोग प्रस्ताव में ले आए कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। मैंने अपना तब चुनाव लड़ने की तैयारी कर लिया। अब टिकट के लिए अब हमसे पुरान लोग जो कार्य करता है वो अपना सिंबल लगा करके भाजपा से, सपा से, बहुजन से और समाजवादी पार्टी से, जो सब जितनी पार्टियां हैं वो पार्टियों से अपना सब सिंबल लगा करके अपना लगाएगा। लेकिन मेरे अंदर अगर जब एक क्वालिटी है तो मैं निर्दलीय से जीत करके बीजेपी को दिखा दूंगा। अगर बीजेपी हमारे बारे में सर्वे करा कर देख ले कि नहीं, ये प्रत्याशी बढ़िया है, इसको जिताऊ प्रत्याशी है, जीतने वाला है, इसका व्यक्तिगत प्रभाव है, व्यवहार है, तो बीजेपी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि मुझे वार्ड नंबर 24 रमदतपुर से हमको बीजेपी से टिकट दिया जाए। और मैं ये चैलेंज के साथ करना चाहता हूँ कि मैं भारतीय समाज पार्टी में मैं जीत करके कमल को, फूल को खिला दूँ। काफ़ी अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बातचीत करके और आपके हौसले भी बुलंद है। लेकिन आने वाले समय में जो है कि हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है दीपावली पर, और उसके 10 दिन के बाद महाष्टक पर्व होता है। तो ऐसे में अपने गांव की जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहिए? अब दीपावली के पर्व पर गांव की जनता में मिलेंगे, सभी लोग से नमस्कारी दुआ होगी और प्रेम यही कहेंगे, संदेश देंगे कि दीपावली का पर्व है, आप लोग आनंद से दीपावली मनाइए, निष्ठान करिए और किसी प्रकार का झगड़ा विवाद न हो। और छठ में भी हम लोग जाकर के वहाँ पर तालाब के किनारे सब झालर बत्ती लगवाते हैं और गांव की महिलाएं लोग आकर के अपना दर्शन पूजन करती हैं। सब आराम से शांति से सब बीत जाता है। अभी हमारी बातचीत हो रही थी गिरधरपुर ग्राम प्रधान रविशंकर पटेल जी से, जो कि काफ़ी जो है कि हर्षोल्लास के साथ बात किए, काफ़ी जो है कि जोश के साथ बात किए और जनता और पूरे जनता के साथ साथ पूरे ज़िले में इन्होंने जो है कि एक डंका बजाया। इनका गाँव में काफ़ी जो है कि अधिकारी आकर सर्वे करके जा चुके हैं। तो इनका दावा है कि इसी तरह से हम पूरे 9 गाँव में अपना डंका बजाएंगे और इनको हमारे तरफ से भी और
साले हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि जनता इनको विजय हासिल कराए ताकि ये इस क्षेत्र के पार्षद बने और क्षेत्र की सेवा कर सके।